नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। हिंदी में हम पढ़ेंगे इसको। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्ट्रेस फील्ड्स क्या होती है एज और स्क्रू डिसलोकेशंस के लिए। इस पार्ट में हम जानेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिसलोकेशंस क्या होती है। तो हमने स्ट्रेन एनर्जी देखी थी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इस पार्ट में और इस स्लाइड में हम देखेंगे इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ स्क्रू डिसलोकेशन क्या होती है। तो ये हमने देखा था, हमने एक वोल्टेरा कट से एक स्क्रू डिसलोकेशन तैयार किया था। यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये जो डिसलोकेशन लाइन है ये अलोंग जेड एक्सिस है, यानी इस सिलेंडर के एक्सिस के अराउंड अलोंग है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पैरेलल है मेरे ये इस एक्सिस से। तो ये जो यहाँ पे बर्जेस वेक्टर है और इस बर्जेस वेक्टर ये जो है पैरेलल है इस लाइन के लिए। तो ये मेरा बर्जेस वेक्टर हो गया। अभी हम देखेंगे कि ये जो लाइन था ये इनफाइनाइट भी था और हमने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट्स है, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में मूव होता हूँ तो मेरे डिस्प्लेसमेंट जेड प्लेन में बढ़ते हैं ये, और जेड डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा था। अभी हम देखे थे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेन टेंसर क्या है इस स्क्रू डिसलोकेशन का। हमने स्ट्रेस टेंसर भी देखा था। अभी हम इसकी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी स्ट्रेस स्टेट पता है किसी भी पॉइंट पे इसमें, तो मैं इसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ। एनर्जी किस तरह से निकालेंगे, तो मैं इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। हमने ये डिराइव किया था और कुछ इस तरह से लिखा था। ये सिंप्लीफाइड यानी एक्सपांडेड फॉर्म है। तो मैं इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ सिग्मा आई जे एप्सिलॉन के एल। मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे पास ये एक जनरलाइज रिलेशन है और हमने इस तरह से इसको डिराइव किया था, मैं स्ट्रेसेस के इसमें लिख सकता हूँ। अगर मुझे स्ट्रेस फील्ड पता है तो मैं सिर्फ स्ट्रेस में ही एनर्जी लिख सकता हूँ। तो हमने इस तरह से देखा था कि मैं इसको सिर्फ इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाफ ऑफ ई सिग्मा आई जे स्क्वायर। तो या अगर शेयर स्ट्रेसेस है तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा। सो ये तो हम तब कर सकते हैं जब मेरा मटेरियल आइसोट्रोपिक है। तो मैं मटेरियल को मेरा आइसोट्रोपिक मान रहा हूँ। हमने से जो डेरिवेशंस किए थे स्क्रू डिसलोकेशन के लिए आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए ही किए थे। तो मेरे पास एक कुछ इस तरह से एनर्जी आ गई। ये जो होगी मेरी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी, जो कि आ रही है नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से, और ये जो आ रही है मेरी शेयर स्ट्रेसेस की वजह से। अभी हमने देखा था कि जब स्क्रू डिसलोकेशन की बात की थी तो मेरे पास ये दो स्ट्रेसेस थे, टाउ एक्स जेड और टाउ वाई जेड। और ये डेरिवेशंस में हमने देखा था ये इस तरह से आ रही है। अगर मैं इनका स्क्वायर कर लूँ यहाँ पे तो ये जो वैल्यू है ये शून्य हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ये कोई स्ट्रेसेस है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं इसका स्ट्रेस टेंसर भी लिख लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह से स्ट्रेसेस थे, हमने देखा था। ये थी टाउ एक्स जेड और टाउ वाई जेड। तो ये यहाँ पे शून्य है, ये टाउ जेड एक्स और टाउ जेड वाई। मेरे पास ये कुछ इस तरह से स्ट्रेस फील्ड थी इस स्क्रू डिसलोकेशन के अराउंड। तो ये जो टर्म्स है ये शून्य हो जाएगी यहाँ से, इसके वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। इनको स्क्वायर करके मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको याद रखना है कि ये इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। ये जो u है जी बी स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो है ये मेरी इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अभी मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने ये भी देखा था कि अगर मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, मेरा थीटा है और तो ये y हो जाएगा, ये x होगा और ये r था। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हमने देखा था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी टोटल एनर्जी है, इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी मैं एक एनुलर रिंग कंसिडर कर रहा हूँ इस डिसलोकेशन पे कुछ इस तरह से। मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। ये जो है एक कुछ एनुलर रिंग में यहाँ पे कंसिडर करूँगा जिसकी थिकनेस रहेगी dr। ये जो थिकनेस है ये रहेगी dr और ये जो एनुलर रिंग है
इसको मैं एन्यूलर सिलेंडर में भी कंसिडर कर सकता हूँ। एन्यूलर यानी छोटा सा पार्ट में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मान लीजिए थ्रू आउट है यहाँ पे, और ये सिलेंडर हो गया मेरा। और ये जो लेंथ है यहाँ पे, अभी मैं इस डिसलोकेशन की लेंथ मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये अभी के लिए यहाँ पे ये L कंसिडर कर रहा हूँ मेरे केस के लिए। और ये जो L है इसको मैं मान रहा हूँ कि ये यूनिट लेंथ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, यूनिट लेंथ। तो मेरे पास अगर ये टोटल एनर्जी है, अगर इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर इस तरह से कुछ मेरे पास डिसलोकेशन है जिसकी लेंथ L है और जो थिकनेस है वो dr है इस एरिया के लिए, तो मुझे वॉल्यूम पता होगा, और वॉल्यूम अगर मुझे पता चल गया तो मैं इसकी एक एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये U है, यानी यहाँ पे कुछ डिमार्केशन कर लेते, ये T है टोटल, और ये इसको मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम था, यानी ये UT जो है वो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, U अपॉन V। तो क्योंकि ये इलास्टिक स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कुछ एक एनर्जी आएगी। तो ये आएगी GB² अपॉन 8 पाई स्क्वायर 1 अपॉन r स्क्वायर 2 पाई r, ये जो वॉल्यूम है इस एन्यूलर सिलेंडर का 2 पाई r इंटू dr इंटू L आएगा। यहाँ पे L की वैल्यू जो है 1 है, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये जो L है यहाँ पे L आएगा, ये टोटल वॉल्यूम होगा, पर यहाँ पे L की वैल्यू हम 1 कंसिडर कर रहे हैं। तो यूनिट लेंथ ऑफ माय डिसलोकेशन, यानी एक यूनिट लेंथ डिसलोकेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, U को मैं इस तरह से लिखूंगा, मैं उसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से रिलेशन आएगा। तो ये जो है, अगर मैं L को इस तरह से लिखूंगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट लेंथ मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी। जब मैं कंसिडर करूंगा, जैसे हमने एक एन्यूलर रिंग कंसिडर की थी अभी, यानी हमने देखा था यहाँ पे ये एक R0 है और ये R था, और हमने कंसिडर किया था स्मॉल एन्युलर रिंग के लिए यहाँ पे dr, एन्युलर रिंग के लिए dr इस तरह से कंसिडर किया था। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास कुछ टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट लेंथ आएगी, और मैं कुछ को इसको R0 टू R ये लिमिट्स रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी थ्योरी अप्लीकेबल नहीं है, तो हम ये कोर ऑफ डिसलोकेशन मान लेंगे R0 टू R। और ये जो आएगी, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इस पूरे जिस डायरेक्शन पे R डायरेक्शन पे, तो ये जो टर्म है इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा, तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ इस तरह से आएगी। ये होगी मेरी टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ अ डिसलोकेशन। तो ये जो एनर्जी है ये पर यूनिट लेंथ है, ये आपको याद भी रखना है। तो ये GB² अपॉन 4 पाई ln ऑफ R अपॉन R0। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है डिसलोकेशंस के एनर्जीज के लिए। ये अगर मेरे पास रिलेशन है, ये मेरा रिलेशन अगर टोटल एनर्जी देखूंगा डिसलोकेशन की, तो ये जो है ये डिसलोकेशन की एनर्जी, ये एनर्जी जो है डिसलोकेशन की एनर्जी प्लस कोर की एनर्जी, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते इलास्टिसिटी थ्योरी से, ये इक्वल टू इलास्टिक एनर्जी हो जाएगी। और ये जो ई कोर है, यानी कोर ऑफ डिसलोकेशन, ये और डिसलोकेशन की एनर्जी मिलकर टोटल एनर्जी हो जाएगी मेरे डिसलोकेशन की। तो ये जो ई कोर है, ये ऑब्जर्व की है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है B² यानी मेरे बर्जेस वेक्टर्स के स्क्वायर। ये बहुत सारे कंप्यूटर सिमुलेशंस और इससे ऑब्जर्व की है वैल्यू, तो मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो एनर्जी है डिसलोकेशन पर यूनिट लेंथ, ये भी जो एनर्जी है ये पर यूनिट लेंथ है। इसको भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ अ डिसलोकेशन है। तो ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B² में लिख सकता हूँ। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B²। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्क्रू डिसलोकेशंस के लिए। यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि जो इलास्टिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B² है, और यहाँ पे भी ई कोर की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B² है। तो मैं एक कंक्लूजन बना सकता हूँ कि जो एनर्जी
ऑफ अ डिसलोकेशन पर यूनिट लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर यानी उसके बर्जेस वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होती है। तो अभी हम एज डिसलोकेशन की एनर्जी लिखते हैं और सेम मेथोडोलॉजी हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे एज डिसलोकेशन पे मेरे पास सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड और टाउ एक्स वाई ये स्ट्रेसेस है। और अगर मैं यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करता हूँ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो मेरे पास सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड है और टाउ एक्स वाई है यहाँ पे। तो अगर ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से निकाल पाऊँगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट लेंथ। वही मेथोडोलॉजी हम इम्प्लॉय करेंगे आर नॉट टू आर, ये जो वैल्यू आएगी ऐड करके ये आएगी जी बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई 1 माइनस म्यू डी आर अपॉन आर। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन आएगा। तो ये रिलेशन हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे ही सिर्फ डिफरेंस है एज डिसलोकेशन के लिए, यहाँ पे बॉटम में डिनोमिनेटर में 4 पाई इंटू 1 माइनस म्यू है। और एज डिसलोकेशन के लिए भी हम फिर से वही लिख सकते हैं कि इलास्टिक एनर्जी जो ये एनर्जी है प्लस उसके कोर की एनर्जी, और कोर की एनर्जी हमने अभी देखी थी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है अगर स्क्रू भी है या एज भी है। तो ई कोर की वैल्यू हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर हम टोटल एनर्जी लिखेंगे तो टोटल एनर्जी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा जी बी स्क्वायर। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो इलास्टिक एनर्जी है बी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ अल्फा जी बी स्क्वायर अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये जो अल्फा की वैल्यू है फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड अलॉयज, बहुत सारे मेटल्स और अलॉयज के लिए 0.5 टू 1 के बीच में वेरी करती है। यहाँ पे जी जो है मेरा शेयर मॉडुलस है। आइए जानते हैं कि यानी जो इलास्टिक एनर्जी है या आप इस रिलेशन से देख पाएंगे कि ये डिपेंड करता है आर यानी किस पोजीशन पे आप देख रहे हैं, और आर नॉट यानी मेरे कोर का जो डायमेंशंस है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास कुछ मटेरियल है जी जिसकी शेयर मॉडुलस इतनी है 4 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आर नॉट 1 नैनोमीटर है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ आर अगर मैं दिख रहा हूँ ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर पे देख रहा हूँ और उसका बर्जेस वेक्टर 0.25 है, तो उस डिसलोकेशन के एनर्जी पर यूनिट लेंथ कुछ इस तरह से है, ये आएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ डिसलोकेशन। यानी एक डिसलोकेशन के पर यूनिट लेंथ की जो एनर्जी होगी वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब एक एक्सरसाइज में आप देखता हूँ कि कोई भी वैकेंसी तैयार करने में आपको कितनी एनर्जी चाहिए ये आपको ढूंढना है, और आपको ये भी ढूंढना है कि ये कंपेरेबल क्या होगी मेरे डिसलोकेशन के साथ। आप उसको डिसलोकेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आप यही वैल्यूज आप चूज कर सकते हो और देख सकते हो कि डिसलोकेशन की एनर्जी और वैकेंसी फॉर्मेशन की एनर्जी कितना अंतर है उसमें। अभी हम जानते हैं कि इलास्टिक एनर्जी ऑफ डिसलोकेशन हम इस तरह से कुछ लिखे थे एज डिसलोकेशन के लिए। अगर मैं इस एनर्जी को वो जो स्मॉल डी आर हमने एन्युलर रिंग हमने कंसिडर की थी उससे अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से प्लॉट कर पाऊंगा। यानी मैं अगर इलास्टिक एनर्जी इन अ रिंग सिलेंडर करूंगा, थिकनेस आर हमने ये कंसिडर किया था कि हमने सिलेंडर आर कंसिडर किया था, यहाँ पे ये मैं डी आर है, और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इस एनर्जी को, यानी ये एनर्जी कैसे चेंज हो रही है अगर मेरा सिलेंडर की थिकनेस डी आर चेंज हो रही है तो इसके हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। तो आप देख पाएंगे इस डायरेक्शन पे मैं आर प्लॉट करूँगा और यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा कि ये एनर्जी आर के हिसाब से किस तरह से चेंज हो रही है ना, यानी इस डायरेक्शन में किस तरह से चेंज हो रही है ये हम देखेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से रिलेशन मिलेगा, यानी इस तरह से वेरिएशन मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मेरा आर बढ़ रहा है यानी मैं डिसलोकेशन कोर से दूर जा रहा हूँ, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, जितना जितना मैं डिसलोकेशन कोर से दूर जा रहा हूँ उतना एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी चेंज इन एनर्जी वो डिक्रीज हो रही है।
और ये जो एनर्जी है आप देखेंगे कुछ केसेस के लिए जब बी रहेगी उस हिसाब से मैं डिसलोकेशन की एनर्जी कंसिडर करूंगा। यहाँ पे बी के वैल्यू के हिसाब से मैं अपने डिसलोकेशन की एनर्जी मार्क करूंगा। ये अगर मेरी बी है यानी मेरा बर्जेस वेक्टर है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेगी वो मैं कंसिडर करूंगा मेरे डिसलोकेशन के कैलकुलेशंस में। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पार्ट पे आर नॉट पे आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट की तरफ जा रही है, यानी इन्फाइनाइटली बढ़ रही है यहाँ पे। तो हम जो एनर्जी है डिसलोकेशन की इस पार्ट में हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी आर नॉट के नीचे हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो आर इज इक्वल टू आर यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो शून्य पे आनी चाहिए, क्योंकि हम चेंज देख रहे हैं तो चेंज हमारा शून्य पे आना चाहिए। वैसे इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी है वो घटती जाएगी जिस तरह से मैं इस आर डायरेक्शन पे मूव हो रहा हूँ। तो ये मेरे एज डिसलोकेशन की एनर्जी यहाँ पे मैंने प्लॉट की थी कि चेंज कैसी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू आर। स्क्रू के लिए मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे 1 माइनस म्यू जो टर्म है, म्यू जो है मेरा पोसॉन्स रेशो है, ये टर्म ज़्यादा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में एज डिसलोकेशन के लिए। तो स्क्रू के लिए ये फॉर्मूला हमने देखा था। अगर हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स म्यू की वैल्यू 1/3 रहती है बीसीसी एफसीसी मटेरियल्स के लिए, तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है अगर मैं 1/3 यहाँ पे रखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो इलास्टिक एनर्जी ऑफ एन एज डिसलोकेशन इज हायर बाय अबाउट 3/2 देन अ स्क्रू डिसलोकेशन। तो किसी भी मटेरियल के लिए जैसे एफसीसी या बीसीसी मटेरियल्स के लिए ये वैल्यू क्लोज टू 0.33 रहती है। तो ये वैल्यू जब रहेगी तो आप देखेंगे कि जो एज डिसलोकेशन की एनर्जी है मेरे स्क्रू डिसलोकेशन से ज़्यादा रहती है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि इलास्टिक एनर्जीज हमने निकाली थी स्क्रू डिसलोकेशंस की और एज डिसलोकेशन की, और यहाँ पे हमें मुझे पता चल रहा है कि ये जो इलास्टिक एनर्जी है एज डिसलोकेशन की प्योर एज डिसलोकेशन की ज़्यादा रहती है स्क्रू डिसलोकेशन की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ही मैं रुकता हूँ। इस पार्ट में हमने देखा कि हमने जो स्ट्रेस फील्ड थी एज और स्क्रू डिसलोकेशन की, उससे हम इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा सब मटेरियल्स के लिए जब पोसॉन्स रेशियो जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि एज डिसलोकेशन की एनर्जी स्क्रू डिसलोकेशन से ज़्यादा होती है। और हम ये जो इलास्टिक एनर्जी है हम ये कोर ऑफ द डिसलोकेशन पे नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी थ्योरी फेल होती है। अभी हम जब आगे जाएंगे नेक्स्ट पार्ट्स में हम इन जो डेरिवेशंस किए थे इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी की इसका इस्तेमाल करेंगे हमारे डिसलोकेशन इंटरैक्शंस के लिए। अभी के लिए रुकता हूँ, धन्यवाद।